तो अब हम लोग आ रहे हैं, तो साइंटिफिक रिसर्च बेसिकली दो तरीके से हम लोग साइंटिफिक रिसर्च पे खर्च करते हैं। पहला होता है हम लोग का खुद का बिजनेस है जिसमें हम लोग साइंटिफिक रिसर्च में खर्च करते हैं। दूसरा है किसी और का बिजनेस है, हम लोग सिर्फ डोनेट करते हैं। पहले आ जाते हैं खुद का बिजनेस है और खुद के बिजनेस में खर्च करते हैं। तो मीनिंग क्या है? इट मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर द एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल और फिशरीज। साइंटिफिक रिसर्च किसी भी फील्ड में हो सकता है, सारा यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, पर किसी भी चीज में अगर हम लोग कुछ नया लेकर आ रहे हैं, एग्रीकल्चर का जैसे मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल के बारे में कुछ न्यू, फिशरी करने का कुछ न्यू, एनीथिंग न्यू जिसे हम लोग इन्वेंशन कह सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज, उसको कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च पहले पढ़ रहे हैं हम कि हम लोग का खुद का कंपनी है और हम लोग खुद के कंपनी में खर्च कर रहे हैं, उसको कहते हैं इन हाउस रिसर्च। खुद के कंपनी में खर्च करने को कहते हैं इन हाउस रिसर्च। रिसर्च डन बाय द असेसी हिमसेल्फ इन कनेक्शन विथ हिज बिजनेस। रिसर्च असेसी खुद कर रहा है, खुद मतलब एकदम से खुद कर रहा है वैसा मतलब नहीं है, हम किसी और से भी करवा रहे हैं पर खुद के बिजनेस में करवा रहे हैं। तो वो हम खुद कर रहे हैं और खुद के बिजनेस में कर रहे हैं। इट इज ऑफ टू टाइप। अब खुद के बिजनेस में दो तरीके का खर्चा होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो मंथली मंथली करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो मंथली मंथली नहीं करते हैं। मंथली कौन सा खर्च करते हैं? सैलरी देते हैं एम्प्लॉइज को, परचेज करते हैं रॉ मटेरियल, ये सब मेरा मंथली मंथली डेली जैसे भी है, साल में बहुत बार करते हैं, उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जैसे कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, एसेट खरीदना, एसेट खरीदना इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रूल क्या है? अगर हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करें या फिर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करें, दोनों हाल में 100% डिप्रिसिएशन डिडक्शन अलाउड है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए तो 100% डिडक्शन मिल जाएगा। हम यहाँ लिखे शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। कितना डिडक्शन? 100% डिडक्शन, ठीक है। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो डिप्रिसिएशन मिल जाएगा 100%। तो क्या याद रखना है? अगर हम लोगों ने इन हाउस रिसर्च किया है और हम लोगों का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है, तो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस असेसी इनकर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज अलाउड एज डिडक्शन। अगर बिजनेस शुरू होने के बाद हम लोगों ने उस पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है तो वो हम लोग को डिडक्शन मिल जाएगा। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस incurred during 3 years immediately before commencement of business shall be allowed as deduction। मतलब सोचो हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए, कमेंस मतलब स्टार्ट करना, हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए हैं 2020 में, तो 2020 से तो हम लोग को हर टाइम मिलता ही रहेगा, पूरा लाइफ टाइम मिलेगा। पर 2020 के बिफोर में जो 3 साल है, मतलब 17, 18, 19, ये 3 साल भी हम लोग कोई भी खर्चा किए हैं इसी बिजनेस से रिलेटेड, तो वो भी हम लोग को मिल जाएगा। जैसे हम लोग लैंड खरीदे होंगे, अभी बिजनेस अगर शुरू हो गया है, 2020 में शुरू हो गया है, तो हम लोगों ने जरूर पहले लैंड खरीदा होगा, फिर बिल्डिंग बनवाया होगा, फिर फर्नीचर सेटअप करवाया होगा, फिर बहुत सारा इक्विपमेंट खरीदा होगा। एकदम से 2020 में तो बिजनेस शुरू नहीं हो गया होगा। तो इसके पहले 3 साल तक, मतलब 2017, 18, 19, ये 3 साल हम लोगों ने कोई भी खर्च किया है इस बिजनेस से रिलेटेड, तो उसका भी हम लोग को पूरा 100% डिडक्शन मिल जाएगा। ये टॉपिक याद रखना है। अब सोचो हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी होता होगा, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू में क्या आता है? तुम कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मैंने लैंड कहा, बिल्डिंग कहा, ये सब तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पर सोचो हम लोग जिससे बिल्डिंग बनवा रहे थे, उसके लिए हम लोग इंजीनियर अपॉइंट किए थे, उसको सैलरी देते होंगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलकर डिडक्शन मिल जाएगा। सोचो हम लोग बहुत सारा वर्कर्स रखे थे तो उसको वेजेस दे रहे होंगे, यहाँ सैलरी, यहाँ डिडक्शन मिल जाएगा। और एसेट का डिडक्शन नीचे मिल जाएगा। एसेट का डिडक्शन को डेप्रिसिएशन कहते हैं, रेवेन्यू के डिडक्शन को डिडक्शन ही कहते हैं। तो अगर कोई खर्चा किए हैं
या परचेज, सोचो हम लोग परचेज ऑफ मटेरियल किए हैं, बहुत सारा हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बिजनेस शुरू होने के पहले, तो हम लोग का बहुत सारा परचेज ऑफ मटेरियल हो रहा था, तो वो सारा का डिडक्शन मिल जाएगा यहाँ। और अगर हम लोग लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट ये सब खरीदे थे तो इसके ऊपर 100% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा नीचे। इसके बाद बोल रहे हैं अगर डोनेशन किए हम लोग बाहर, तो ये 4-5 पॉइंट है, लर्न करो। पेमेंट टू नेशनल लेबोरेटरी और यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब जगह पे अगर डोनेट करेंगे तो 100% ऑफ अमाउंट पेड, जितना भी डोनेट करेंगे उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा। 2 में लिखा है पेमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट रिसर्च एसोसिएशन, अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का रिसर्च एसोसिएशन में डोनेट करेंगे तो 150% ऑफ अमाउंट पेड मिल जाएगा, जितना भी डोनेट करेंगे उसका 150%, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी। 3 में लिखा है अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एसोसिएशन फॉर रिसर्च में करेंगे पर सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च में, 2 नंबर में भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, 3 नंबर में भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, पर यहाँ पे सिर्फ रिसर्च एसोसिएशन लिखा है। यहाँ पे रिसर्च किसमें करेंगे? सोशल साइंस में और स्टैटिस्टिकल रिसर्च में, इसमें करेंगे तो 100% मिलेगा। अप्रूव्ड इंडियन कंपनी में करेंगे तो 100% मिलेगा। अप्रूव्ड इंडियन कंपनी, ओनली कंपनीज एंटाइटल्ड टू 150 अमाउंट, सेक्शन चेंज हो गया है। अगर सेक्शन 35(1) सब सेक्शन 2A है तो 100%, अगर इंडियन कंपनी हम लोगों का 35(2AB है तो 150%, तो सेक्शन याद रखना है। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है 35AD, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको लर्न करो। 35AD में है स्पेसिफाइड बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। स्पेसिफाइड बिजनेस होता है स्पेशल टाइप का बिजनेस, इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है, इसके ऊपर पूरा टैक्स ही अलग एप्लीकेबल होता है, इसके लिए पूरा रूल ही अलग है। कौन कौन सा बिजनेस आता है लर्न करो, टिक करने देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग अप कोल्ड चेन फैसिलिटीज फॉर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट, कोल्ड चेन फैसिलिटी होता है ये जो हम लोग देखते हैं फिश ये सब को स्टोर करता है, फिर बहुत नॉनवेज को ही जनरली करता है, होटल में हम लोग देखते हैं जिसका काम ही है वो सबको स्टोर करना, कोल्ड चेन फैसिलिटी, उस वो जो बिजनेस करता है वो स्पेसिफाइड बिजनेस है, ये स्टोर करना ठंडे में चीजों को। फिर सेटिंग अप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जब कोई हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को सेटअप करते हैं वो भी इसके अंदर आता है। ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क, नॉट एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल मतलब जो ऑयल हम लोग खाते हैं वो ऑयल छोड़कर कोई भी तरीके का ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब का बिजनेस जब करते, क्रॉस कंट्री मतलब फॉरेन कंट्री के साथ जब हम लोग बिजनेस करते हैं वो 35AD है। उस टाइप का हॉस्पिटल जिसमें कम से कम 100 बेड है वो स्पेसिफाइड बिजनेस है। फिर है बिल्डिंग अप हाउसिंग प्रोजेक्ट नोटिफाइड बाय CBDT, ये तो लर्न करना है। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, इंडिया में फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने का बिजनेस। ऑपरेटिंग एन इनलैंड कंटेनर डिपोट। बी कीपिंग, बी कीपिंग एक बिजनेस होता है जो हनी बनाने का बिजनेस होता है, वो लोग पहले बी को पकड़ते हैं फिर उसको प्रोडक्शन करते हैं और फिर उससे बी वैक्स बनाते हैं, ये वाला जो पूरा काम करता है ये स्पेसिफाइड बिजनेस है। शुगर बनाने का काम, वेयर हाउसिंग, जो स्टोर करता है, शुगर बनाता नहीं है, सिर्फ वेयर हाउसिंग करता है, सेव करता है वो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, डेवलपिंग और मेंटेनिंग अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। होटल बिजनेस, जो होटल बिजनेस में जो लोग होते हैं, होटल बिजनेस थोड़ा इलेबोरेट होता है बाद में कि कितना स्टार का होटल है, 3 स्टार 4 स्टार, वो बाद में इलेबोरेट करेंगे। तो बोल रहा है इस तरीके का जो बिजनेस होता है उन लोग के साथ क्या होता है, उन लोगों को डिडक्शन मिलता है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 100% ऑफ द अमाउंट इनकर्ड, जितना भी उन लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा उसके ऊपर 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड, गुडविल और फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन, हम क्लियर बोल दे रहे हैं, गुडविल के ऊपर या कोई भी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
इस तरीके का जो चीज होता है उसको फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो ये सब चीज के ऊपर वो कोई खर्चा किया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। गुडविल खरीद के लाया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। लैंड खरीद के लाया है तो मिलेगा, लैंड के ऊपर भी नहीं मिलेगा। तो याद रहे, लैंड के ऊपर, गुडविल के ऊपर, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नहीं मिलेगा। बाकी और कोई भी खर्च करेगा तो मिल जाएगा। तो और कौन सा खर्च है? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सब पे मिल जाएगा। फिर बोल रहा है एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सीड्स 10,000 इन अ डे पेड अदर देन अकाउंट पे चेक वुड नॉट बी एलिजिबल। अगर कैश में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो 10,000 से ज्यादा अगर पे कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, कैश में करेंगे तो नहीं मिलेगा। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज नॉट अलाउड। जैसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर हम लोग बिजनेस करते हैं तो प्रायर में भी तो मिलता है। बिफोर 3 इयर्स, मतलब आज शुरू किए तो लास्ट 3 इयर्स का भी खर्चा का हम लोग को मिल जा रहा था, पर इसमें नहीं मिलेगा। इसमें जिस साल से बिजनेस शुरू कर दिए हैं उसी साल से मिलेगा। बिजनेस के पहले, बिफोर में कोई भी खर्च किए हैं तो उसका यहाँ पे डिडक्शन नहीं है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 में क्या लिखा है? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। इसमें ना एक एक खर्चे के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया है क्योंकि एमसीक्यू इसको कवर कर लेता है। इट इज नॉट अलाउड, ये सबसे सम्स नहीं आता, इसलिए जो लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो लोग को हम ये पढ़ाते भी नहीं है, पर अगर कोई एमसीक्यू कर रहा है तो ये सब भी कवर हो जाएगा। इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इसका तो 80C में मिल जाता है, तो यहाँ क्यों मिलेगा? यहाँ नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट प्रीमियम पेड फॉर रिस्क, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक और स्टोर्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हम लोग लाइफ के ऊपर पे करते हैं तो वो हम लोग को 80C में मिल जाता है। मेडिसिन के ऊपर करते हैं तो 80D में मिल जाता है। तो सारा इंश्योरेंस प्रीमियम का तो अलग अलग मिल जाता है, पर रिस्क के लिए, डैमेज के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए, ये सब के लिए यहाँ मिल जाएगा 36 में। इंश्योरेंस पेड बाय फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका इंश्योरेंस प्रीमियम का प्रीमियम पेड ऑन लाइफ ऑफ कैटल ओन्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कैटल्स के लिए, एनिमल्स के लाइफ के ऊपर अगर इंश्योरेंस प्रीमियम कराता है तो मिल जाएगा डिडक्शन 36 में। कितना मिलेगा वो इररिलेवेंट है, हम लोग के काम का नहीं है, सिर्फ मिलेगा ये याद रखो। प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, ER मतलब एम्प्लॉयर, प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज। देखो, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 80D में मिल जाता है, पर वहां बोलता है खुद के लिए, स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, पर एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे मिलेगा। पेमेंट कैश में नहीं करना है। बोनस और कमीशन दिए हैं तो डिडक्शन, द सम पेड एज बोनस और कमीशन शैल नॉट बी पेबल एज प्रॉफिट और डिविडेंड। कुछ लोग क्या करते हैं, बोनस और कमीशन देते हैं और बोलते हैं डिविडेंड दे रहे हैं, प्रॉफिट बांट रहे हैं। नहीं, बोनस और कमीशन बोलकर देंगे एम्प्लॉइज को तभी डिडक्शन मिलेगा। अगर बोलेंगे प्रॉफिट और डिविडेंड दे रहे हैं तो नहीं मिलेगा। नहीं अच्छा, इसके बाद हम लोग को बोल रहा है नंबर 5, ये लिस्ट याद करो, एमसीक्यू में पूछता है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर हम लोग बोरो किए हैं कैपिटल, मतलब बोरो करना मतलब लोन लेना, अगर हम लोग बैंक से जाके लोन लिए हैं और फिर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए हैं वो पैसा, बहुत कॉमन है बिजनेस में लोग बैंक लोन लेते हैं, तो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो यहाँ पे हम लोग पीजीबीपी का बात कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए ही लोन लिए हैं। कैपिटल बोरोड फॉर एक्वायरिंग कैपिटल एसेट टू पे ऑफ अ ट्रेडिंग डेट और लॉस, एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, कोई भी रीजन से हम लोग लोन लिए हैं कैपिटल एसेट खरीदने के लिए, एक उधार चुकाना था, बहुत बड़ा कोई डेट आ गया था हम लोग के ऊपर, वो पे ऑफ करने के लिए, कोई लॉस हो गया बिजनेस में उसको कवर करने के लिए लोन लिए हैं, बिजनेस और एक्सपैंड करना है इसके लिए लोन लिए हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, पर वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए अगर हम लोन लिए हैं तो उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। घर लेते हैं उसका डिडक्शन हम लोग को हाउस प्रॉपर्टी में मिल जाता है, तो बिजनेस के लिए लोन लिए हैं तो उसका इंटरेस्ट का यहाँ मिल जाता है।
डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, अगर हम लोग का कोई जीरो कूपन बॉन्ड अगर हम लोग डिस्काउंट करते हैं, ये तुम लोग समझो मत, ये सिर्फ याद रखो, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड का डिडक्शन यहाँ मिलता है, इसको डिटेल में मत घुसो, प्रैक्टिकल चला जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अगर हम लोग प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ मिलेगा, पर इन केस ऑफ प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड और ग्रेचुइटी फंड, the amount contributed should be periodic payment not lump sum। जैसे कि सैलरी में हम लोग को डिडक्शन मिल जाता है ग्रेचुइटी का, पीएफ का, सुपर एनुएशन फंड का, वहां मिल जाता है, पर कंट्रीब्यूशन जो हम लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो लमसम नहीं होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। जैसे वहां पे क्या करता है सैलरी में, अगर हम लोग बार बार लेते हैं तो बोलता है फुल्ली टैक्सेबल, जैसे पेंशन के केस में भी बोलता है कि अगर मंथली लेंगे तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, वन टाइम पेमेंट में लेंगे तो तब एग्जेम्पशन मिलता है, यहाँ अगर पीरियोडिक लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम, वही बात बोल रहा है, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है पेंशन में तो सीसीडी में हम लोग को तो मिल जाता है, हम लोग पढ़ के आए। तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है इट इज अलाउड एज डिडक्शन बट इट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। वहां पे तो हम लोग का रूल है कि 1.5 लाख मैक्सिमम, वो 80C, 80CCC, 80CCD तीनों मिला के 1,50,000 ही मिलेगा। यहाँ पे अलग से और 10% ऑफ सैलरी हम लोग को डिडक्शन मिल जाएगा। सैलरी का मतलब नीचे दे दिया है, उसको पढ़ लेना है। अब ये वाला पूरा खत्म हो गया।